हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, आपका रियल जीडीपी क्या होता है इत्यादि। आज जीडीपी को थोड़ा समझेंगे। तो ठीक है। तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा देश की घरेलू सीमा है। घरेलू सीमा, तो घरेलू सीमा क्या होती है? तो जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री है, राजनीतिक जो भी सीमाएं हैं हमारे देश की, उसको ही घरेलू सीमा कहा जाता है। तो इसका इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जो भी हमारे देश की घरेलू सीमा है, इसके अंदर जितनी भी सेवाओं या वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उन सब के अंतिम मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। तो जैसे कि हमारी घरेलू सीमा में जितनी भी सेवाएं, अच्छा अब जब जीडीपी के लिए बात करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो घरेलू यानी कि घरेलू सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो चाहे किसी ने भी किया हो। अगर जैसे कि कोई विदेशी कंपनी आ रही है, अगर भारत की घरेलू सीमा के अंदर वो प्रोडक्शन कर रही है, तो वो भी जीडीपी का हिस्सा होगा। अगर कोई भारतीय कोई प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन वस्तुओं का भी हो सकता है, सेवाओं का भी हो सकता है, तो वो भी जीडीपी का हिस्सा होगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई विदेशी कंपनी हो चाहे स्वदेशी कंपनी हो, अगर घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन कर रही है किसी भी वस्तु या सेवा का, है ना। अभी वस्तुएं क्या होती हैं? वस्तु हो सकती है जैसे आपका कपड़ा एक वस्तु है, आप मोबाइल यूज़ करते हो एक वस्तु है ना। आप जूते पहनते हो एक वस्तु है, इत्यादि। सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं बोल सकते हैं जैसे कि आप बीमार हो गए, आपने एम्बुलेंस मंगाई, तो ये एक सेवा हो गई। आप एम्बुलेंस में बैठते हो, आप उनकी सेवाएं लेते हो और आप हॉस्पिटल चले जाते हो। अब आप अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, अपनी बीमारी बताते हो, तो डॉक्टर ने आपको एक सेवा दी। ठीक है। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी वस्तु या फिर सेवा का उत्पादन हुआ है, उसका जो अंतिम मूल्य होगा, ठीक है, अंतिम मूल्य या फिर जो भी बाजार मूल्य बोल सकते हैं इसको, है ना। तो उन सब के योग को देश की जीडीपी कहते हैं। ठीक है। अब देश की जीडीपी में जैसे कि मैंने बताया कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्वदेशी कर रहा है, यानी कोई भारत का ही नागरिक प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी सर्विस और प्रोडक्ट का, या फिर कोई विदेशी कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, ठीक है। अब जीडीपी की गणना करते हुए जब भी हम जीडीपी को समझेंगे, तो इसमें दो बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यही है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जो वो उत्पादन हुआ है वस्तु या सेवा का, घरेलू सीमा में वो। तो पहली बात तो यही है कि उत्पादन घरेलू सीमा में हुआ। ठीक है। तो इसको एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे ये हमारी घरेलू सीमा हो गई। ठीक है। अब इस घरेलू सीमा में ये समझो कि भारतीयों ने कुछ उत्पादन किया है, विदेशियों ने कुछ उत्पादन किया है। अच्छा, ये जो भारत की घरेलू सीमा है, इसके बाहर अब जितनी भी जगह बची है सारी घरेलू सीमा से बाहर हो गई ना। अब वो कोई और देश हो सकता है, तो अब भारतीय कहीं बाहर जाकर भी उत्पादन कर सकते हैं। तो अगर भारतीयों का उत्पादन देश सीमा के बाहर भी है, तो जब भी हम जीडीपी की गणना करेंगे तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो जो भी घरेलू सीमा के बाहर उत्पादन हुआ है, घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हुआ है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, वो सब जीडीपी का जीडीपी की गणना करते हुए ध्यान में रखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा।
है ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे कि जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद को ध्यान में रखा जाता है ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके, है ना। सो जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद को ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि ये अंतिम वस्तुएं क्या होती है। तो जब भी हम कोई उत्पादन करते हैं तो ये विभिन्न चरणों में होता है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई ब्रेड है, आपने कोई ब्रेड खरीदी है बाजार से, तो सीधे ब्रेड नहीं बनती, है ना। सबसे पहले किसानों ने गेहूँ उत्पादन किया होगा, ठीक है ना। उसके बाद वो गेहूँ को किसी व्यापारी ने खरीदा होगा, उसका आटा बना होगा, है ना। फिर ये जो आटा है इसको ब्रेड कंपनी ने खरीदा होगा और उसकी फिर ब्रेड बनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे चरण हो जाते हैं। तो जो भी अंतिम, यानी कि बाजार से आप जो भी वस्तु खरीद रहे हो वो उस अंतिम वस्तु होगी। अगर आप बाजार से गेहूँ खरीद रहे हो तो गेहूँ आप उस वक्त के लिए इस सिचुएशन में अंतिम वस्तु है। अगर बाजार से आप आटा खरीद रहे हो तो ये समझिए कि आटा भी अंतिम वस्तु है। अगर आप ब्रेड खरीद रहे हो तो ब्रेड अंतिम वस्तु है, ठीक है। तो जो भी आप वस्तु खरीद रहे हो उसको अंतिम वस्तु खरीद समझा जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप बेच नहीं रहे, आप उसको कंज्यूम करोगे। तो जब भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो वही अंतिम वस्तु है। तो अगर आप गेहूँ खरीदोगे तो गेहूँ अंतिम वस्तु हो जाएगा, ब्रेड खरीदोगे तो ब्रेड अंतिम वस्तु हो जाएगा। हम अभी फ़िलहाल ब्रेड को अपने एग्जाम्पल में लेके चलते कि ब्रेड हमें मार्केट से खरीदना है, तो हमारी अंतिम वस्तु तो ब्रेड हो गई ना। तो ये बोला जाता है कि जीडीपी की जब गणना करेंगे तो केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पाद को ध्यान में रखा जाएगा, बाकी को नहीं हम छोड़ देते हैं। मतलब हमें दोहरी गणना से बचने के लिए। अच्छा, दोहरी गणना कैसे? सपोज करो गेहूं का यहाँ तक का उत्पादन, गेहूं बनने तक का उत्पादन करने में 10 रुपये लगे, फिर आगे, ठीक है, आटे वाले ने 10 रुपये खरीदा, ठीक है जी, और 12 रुपये में इसको बेच दिया। अब ब्रेड वाले ने इसको 12 का खरीदा और 20 रुपये का बेच दिया। तो ये समझिए कि जो 20 रुपये होगा ये जीडीपी का हिस्सा होगा। हम ये बाकी जो भी पिछले चरणों में जितनी भी हमारी जो भी हमारे पिछले चरण थे उनके प्रोडक्ट जो भी उनका प्राइस होता है, जो भी उनकी वैल्यू होती है, उसको जीडीपी में नहीं रखते, ठीक है। सो ये हमारा जीडीपी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी। अच्छा, अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी आता है। अभी आप लोग पूछोगे कि ठीक है जी, हम नहीं चाहते कि हम ये अंतिम वस्तु को केवल ये जो अंतिम वस्तु है उसको इंक्लूड करें। हम चाहते हैं कि जितने भी चरण हैं हम सारे चरणों को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी एक तरीका है जिसको हम नंबर 3 बोल सकते हैं कि अगर हमें सभी चरण जितने भी चरण हमारे पास हैं, हम अंतिम जो भी उत्पादित वस्तु होगी उसका मूल्य न लेके हम सभी चरणों का मूल्य कंसिडर करना चाहते हैं, तो फिर हम जीडीपी गणना कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू एडिशन का, यानी कि मूल्य संवर्धन। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे स्टेप हुए उसमें वैल्यू एडिशन कितना हुआ, यानी कि पैसे कितने बढ़े, मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं। तो उन सब की गणना कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पहले स्टेप पर हम मूल्य संवर्धन देखें तो यहाँ पे मूल्य संवर्धन 10 रुपये होगा। 10 रुपये क्यों होगा? क्योंकि हमें नहीं बताना कि इससे पहले के स्टेप्स क्या थे, कितना हमारी कॉस्ट आई, क्या आई। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ तक जो भी हमारे पास पहला
इनपुट, यानी कि जिससे पहले का हमारे पास इनपुट नहीं है, हम ये समझ लेते हैं कि वहाँ तक की जितनी भी लागत है, सारे वैल्यू एडिशन होकर सारी, है ना, सब कुछ होके वो ₹10 बैठे हैं, जो भी यहाँ पे मूल्य दिया गया वो मूल्य बैठा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक का वैल्यू एडिशन जो है ₹10 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद की, क्योंकि हमारे पास सारे चरणों का डेटा है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि मूल्य संवर्धन क्या है। तो अगर हम देखें, यहाँ पे ₹10 बेचे किसान ने, ₹10 का बेचा और आटा मालिक ने उसको ₹12 का खरीदा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मूल्य संवर्धन हो गया ₹2 का। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप का, तो जीडीपी की जब गणना करेंगे हम क्या करेंगे, सारे स्टेप, सारे चरणों में जो भी मूल्य संवर्धन है उन सबको जोड़ते जाएंगे। तो अगर हम अपने इस एग्जाम्पल की बात करें, तो पहले स्टेप का मूल्य संवर्धन मैंने आपको बताया कि ₹10 हो गया। अभी जब आटा खरीदा गया तो ये ₹12 में इसने बेचा, यानी कि मूल्य संवर्धन कितना हो गया, ₹2, ठीक है। इसके बाद जब ये ₹12 का, है ना, ठीक है, अभी ये इसने ₹12 का यहाँ पे बेच दिया ब्रेड मालिक को, और ₹20 का ये मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। तो यहाँ पर मूल्य संवर्धन कितने रुपए का हो गया, ₹8 का। तो हम ये ₹8 भी जोड़ देंगे। तो हमारी जो जीडीपी की फाइनल वैल्यू है कितनी बैठी, 8 2 10 10 20, तो ये भी ₹20 ही बैठी। तो हमारे पास दो तरीके हो जाते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के, या तो हम केवल जो अंतिम वस्तु है उसका बाजार मूल्य ले लें, या फिर जितने भी स्टेप्स हमारे, जितने भी चरणों से कोई वस्तु उत्पादन के समय गुजरी है, उस टाइम जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है, जो भी मूल्य संवर्धन हुआ है, उन सबको कंसिडर करते हुए उनका योग कर लें। तो ये दो तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम जीडीपी की गणना कर सकते हैं, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल। तो ये देखिए, यहाँ पर गेहूँ, आटा, ब्रेड, तो यहाँ तक का मूल्य ₹10 था, है ना। अब ये ₹10 का आटा मालिक ने खरीदा, यहाँ से ₹12 का इसने बेच दिया, यानी कि ₹2 इसने वैल्यू एडिशन किया, ₹2 यहाँ पे बढ़ गए। अब ये 12 का जब बेचा गया तो इसने आगे ₹20 की ब्रेड बना के बेची, यानी कि 12 से 20 के बीच में ₹8 का वैल्यू संवर्धन हो गया। तो दो तरीके हैं, या तो लास्ट जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसका आप, है ना, अंतिम वस्तु का जो बाजार मूल्य है उसको आप सीधा कंसिडर कर सकते हो जीडीपी गणना के लिए, नहीं तो जितने भी चरण हुए उनमें जो भी आपका वैल्यू एडिशन हुआ उन सबको अगर जोड़ दोगे तब भी जीडीपी की गणना आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल वर्सेस नॉमिनल। तो नॉमिनल जीडीपी होता है कि जब हम, जो हमारा अभी चालू मूल्य है, चालू मूल्य मतलब कि मान लिया अभी हम 2023-24 में हैं, तो 2023-24 के जो भी वस्तुओं के मूल्य होंगे, जो भी उत्पादन के बाद बाजार मूल्य होंगे, उन पे हम जो भी जीडीपी निकालेंगे उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। रियल जीडीपी क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो हमारा चालू वर्ष है उसके मूल्य नहीं लेते, हम किसी भी पुराने वर्ष को, जिसके मूल्य अब नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि पुराना है तो क्या ही मूल्य बढ़ेंगे, उसको हम मानक मान लेते हैं कि हम, ठीक है ना, कि हमारे ये वस्तुओं का हम ये इस सन, कोई भी सन 2000 जैसे 11-12 ले लेते हैं कि हम 2011-12 के जो भी वस्तुओं के मूल्य थे उनको मूल्य मान लेते हैं, क्योंकि ये मूल्य स्थिर होंगे, ठीक है। तो जब हम किसी स्थिर मूल्य के ऊपर जीडीपी गणना करते हैं तो उसको रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी कहते हैं। जब भी किसी नॉमिनल यानी कि चालू, जब भी किसी चालू मूल्यों के ऊपर जीडीपी गणना होती है उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। हम कोई और वीडियो बना लेंगे जिसमें कि रियल और नॉमिनल को हम थोड़ा और डिटेल में, थोड़े आंकड़ों के जरिए, थोड़ा न्यूमेरिकल के जरिए समझेंगे। बट ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि जीडीपी के बारे में आपको थोड़ा कुछ पता लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।